आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube चैनल पर जेन्युइन कंटेंट मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए 2020 सेट 5 वाई वाई के 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है कि निम्नलिखित के सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें से कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। एक फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। इसके पहले वाले वीडियो में भी इसको बताया जा चुका है। कह रहे द्वारा परिभाषित फलन है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर फलन परिभाषित किया गया है एक सेट ऑफ रियल नंबर से, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। अब इसमें से 4 ऑप्शन है, एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है, एकी है तथा आच्छादक है, बहु एक परंतु आच्छादक नहीं, बहु एक तथा आच्छादक। थोड़ा सा हम इसमें से आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे। एकी का मतलब होता है एक का एक में ही इमेज मिले, प्रतिबिंब मिले, और आच्छादक का मतलब होता है कि जैसे इधर के हर एक एलिमेंट का इमेज निकालना होता है तो यहाँ का हर एक एलिमेंट इमेज हो, अर्थात इस वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होना चाहिए, तो आच्छादक हो जाता है। इसके बाद बहुएक का मतलब होता है बहुत सारे एलिमेंट्स का अगर एक में ही चला जाए तो बहुएक हो जाता है। और इसके बाद जो है इसमें 3 चीज़ें ही हैं, एकी, आच्छादक और बहुएक। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, देखते हैं एकी है लेकिन आच्छादक नहीं, और चेक करते हैं जरा ये ऐसा है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर x की जगह हमने 1 लिया, तो 1 की पावर 4 अगर आप लोग करते हो तो 1 की पावर 4 की वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब कि इस जो 1 का प्रतिबिंब है उस साइड जो है 1 पर गया है, इस पर। तो अभी तो एक का एक में ही गया है। आगे और देखते हैं, एफ ऑफ एफ ऑफ अगर -1 लेते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है -1 की पावर 4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब है कि ये जो -1 है इसका भी इमेज प्रतिबिंब जो है 1 है, अर्थात इधर के 2 एलिमेंट का उधर एक में इमेज गया, अर्थात ये बहु एक और बहु एक हो गया। एक तो नहीं रहा, क्योंकि एक का एक में ही जाता तो एक होता। इस प्रकार से एक तो है ही नहीं, तो है ही नहीं। 2 ऑप्शन गलत हो गए। बहु एक है परंतु आच्छादक नहीं। अब आच्छादक के लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ये आच्छादक का नियम होता है। आच्छादक का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर आप लोग जरा ये बताइए कि जैसे -1 है, -2 है, -3 है, ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पर लेंगे कि ये जो है 0 के नीचे वाले कोई भी नंबर मिल जाए, माइनस से कोई भी नंबर मिल जाए। तो आपके पास कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं होगा, क्योंकि जब पावर 4 लगाएंगे तो आप लोगों को जो है यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव प्लस की वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आप लोगों को -y नंबर, ये सारे के सारे खाली रह जाएंगे और यहाँ के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे, अर्थात ये आच्छादक नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब बहु एक है परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये वाला जो है पहला। अब आगे देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के संबंध, ये है पूर्णांकों के संबंध z पर एक संबंध जो इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि x, y, यानी x का संबंध अगर y से r होता है तो कह रहा है कि ऐसा होगा कुछ कि mod ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो याद रहे, जब इसमें स्वतुल्य, संक्रमक और सममित के बारे में बात करता है तो आपके पास केवल एक ही समुच्चय होना चाहिए, उसी समुच्चय से उसी समुच्चय में संबंध परिभाषित होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले परिभाषा समझते हैं, तब हम लोग इसको कर सकते हैं। स्वतुल्य है, संक्रमक है और सममित है, तीनों में क्या क्या मतलब होता है। जैसे x स्वतुल्य की जो परिभाषा होती है कि x, x बिलोंग्स टू r, मतलब इसका ये होता है कि प्रत्येक अवयव स्वयं से इस रिलेशन के साथ जुड़ा होना चाहिए। प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ अगर रिलेशन होता है, यानी उसी एलिमेंट का उसी के साथ,
जैसे हम कहें कि वास्तविक संख्याएं अगर ले लें, इसमें से 1 2 3 4 ऐसे कुछ ले लें, तो इसमें से अगर हम लोग जो है एक संबंध परिभाषित करें इसी सेट वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर कि ये जो है बराबर है, बराबर है का जो संबंध होगा तो ये स्वतुल्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक भाई एक लेना है, कोई भी नंबर ले लो, एक एक के बराबर होता है, दो लेंगे तो दो दो के बराबर होता है, तीन तीन के बराबर होता है। इस प्रकार से ये स्वतुल्य कहलाता है, ठीक है ना। और जैसे स्वतुल्य कब नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि यही जो है अब ये समुच्चय हम लोगों ने लिया है, ये समुच्चय एक परिवार का है, ठीक है ना। इसमें एक फैमिली के मेंबर हैं, माता पिता भाई बहन सब हैं। तो इसमें से अगर हम लोग एक परिभाषित करें इसी में संबंध का पापा है, तो एक्स एक्स दो है, यानी एक्स एक्स का पापा है, यानी कोई भी खुद का पापा नहीं हो सकता, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर संक्रमक सिमेट्रिक रिलेशन क्या मतलब क्या होता है कि x का संबंध जो भी y से हो, x का जो भी संबंध y से हो तो y का वही वापस संबंध x से हो जाए, तब ये कहलाता है संक्रमक संबंध। जैसे मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए कि इस सेट में त्रिभुज है, तो त्रिभुज दो त्रिभुज हैं और इनमें से हमने सर्वांग सम का संबंध परिभाषित किया। अगर ये त्रिभुज ए ये त्रिभुज बी के सर्वांग सम है तो त्रिभुज बी भी त्रिभुज ए के सर्वांग सम होगा, तो ये संक्रमक हो गया। अब जैसे मान लीजिए परिवार का एक समुच्चय ले लें और उसमें से दो अवयव ले लें एक्स और वाई, और इसमें संबंध परिभाषित करें का भाई है, अर्थात x y का भाई है। यहाँ पर r का मतलब हो गया का भाई है, तो x अगर y का भाई है तो क्या y x का भी भाई होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर x y का भाई है तो y x की बहन भी हो सकती है। इसलिए जो है ये संक्रमक सॉरी सिमेट्रिक, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, संक्रमक, ये सममित होगा बेटा, यहाँ पर सममित संबंध, ठीक है ना। और संक्रमक इधर होगा, उल्टा हो गया इसमें। तो यहाँ पर ये सममित संबंध है, सममित, और यहाँ पर संक्रमक, तो ठीक है ना। इस प्रकार से संगम मतलब कोई भी संबंध अगर जैसे है R, तो x का अगर y से है तो y का वही संबंध x से होना चाहिए, तो संक्रमक हो सम्मित हो जाता है। तो संक्रमक के लिए क्या है, इसके लिए तीन मेंबर होने चाहिए, x y और z, यानी x का जो संबंध r y से है, ये देखिए x का संबंध r y से है, वही संबंध y का z से है। तो अगर ऐसा हो जाए कि x का वही संबंध z से भी हो जाए तो फिर आप लोग इसको कहते हैं ट्रांजिटिव, अर्थात संक्रमक संबंध, ठीक है ना। मतलब जैसे x और y और z तीन एलिमेंट लेते हैं, तो इसमें से अगर हम ले लें कि x तीन त्रिभुज ले लीजिए, जैसे तीन तीन ट्रायंगल आप लोग ले रहे हो, तो अगर ये वाला ट्रायंगल ए बी के सर्वांग सम है और बी अगर सी के सर्वांग सम है तो ए ऑटोमेटिकली सी के सर्वांग सम हो जाता है, तो ये हो जाता है संक्रमक संबंध। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा भी होगा, जैसे x परिवार का अगर समुच्चय अगर हम लोग ले लें तो x यहाँ पर ले लें x y का भाई है और y z का भाई है, ठीक है ना। y रिलेशन z है, यानी x का भाई क्या है y, y का y जो है z का भाई है, y z का भाई है और x y का भाई है। तो अब आप बताइए x जो है z का भाई जरूर होगा, तो ये यहाँ पर जो है संक्रमक हो जाता है। तो कभी कभी कोई संबंध दो होते हैं, तीन एक साथ भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो वही इसमें बताना है। तो इसमें से जो आप लोगों से बोल रहे हैं कि पहला जो आप लोगों को बताना है कि ये जो संबंध आप लोगों को परिभाषित करके दे रहा है तो ये संक्रमक है, स्वतुल्य है तथा संक्रमक है। और दूसरा आप लोगों से पूछ रहे स्वतुल्य है तथा सम्मित है, और सम्मित है तथा संक्रमक है। एक तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध वही संबंध होता है R जो कि स्वतुल्य संक्रमक और सम्मित तीनों होता है, स्वतुल्य हो सम्मित हो और संक्रमक हो। तो यहाँ पर आपको संबंध क्या दिया गया है कि x और y का जो संबंध है ये R, ये R कैसे परिभाषित है वो आगे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इसमें दो नंबर आपको लेने हैं x माइनस वाई, लेकिन इनका जो मॉडुलस वैल्यू है ये 1 से छोटा रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो अब हम लोग इसमें करते क्या है कि एक एक चेक करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए आपको पता है कि केवल एक एलिमेंट को दो बार उठाना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर
-3 अगर ले लेंगे और फिर यहाँ पर रखें तो माइनस का 3 और माइनस माइनस 3, और आप लोग चेक करेंगे कि ये लेस आर इक्वल टू 1 है कि नहीं, तो आप जानते हैं कि ये कैंसिल होकर के 0 आएगा और लेस आर इक्वल टू 1। ये केवल एक ही नंबर के लिए नहीं होगा, ये कोई भी नंबर आप लोग लें, 3 ले लेंगे 2 बार तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, कोई भी नंबर ले लेंगे। इसका मतलब ये वाला संबंध जो है स्वतुल्य तो है, यानी स्वतुल्य यहाँ भी है, यहाँ भी है, और तुल्यता संबंध में तीनों होता है तो यहाँ भी है, अर्थात अभी तक ये ऑप्शन गलत होगा। अब उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं इसके लिए सम्मित। सम्मित का मतलब होता है कि अगर x का संबंध y से होगा तो वही संबंध y का x से भी हो जाएगा, तब ये सम्मित हो जाएगा। तो सम्मित के लिए कोई दो एलिमेंट लेना होता है, और आप लोगों को जरूरी नहीं है कि कोई वही एलिमेंट लेना हो, दो एलिमेंट कोई भी और कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन पहले जो ये संबंध आप लोगों को दे रहा है, यानी कि x का जो संबंध y से है, यानी बिलोंग्स टू r, यानी मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 1, ये तो पहली बार में फॉलो होनी चाहिए। ऐसी दो संख्याएं यहाँ से लेनी है, दो पूर्णांक लेने हैं जिसमें से ये दोनों चीजें तो फॉलो हो, यानी x माइनस वाई लेस देन 1। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए एक आपने 9 ले लिया, एक आपने 50 ले लिया, तो ये अगर 9 में से 50 घटाएंगे तो मॉड जितना भी आएगा मॉड ऑफ 41, ये तो एक से छोटा नहीं रहा ना, तो ऐसे नंबर लेने जो एक से छोटा हो। तो इसमें से क्रम से दो लेने पड़ेंगे तभी ऐसा आ सकता है, क्रम से दो लेंगे तो ही आप लोग ऐसे ला सकते हो। अगर क्रम एक को अगर अल्टरनेट कर दिया, जैसे 0 से 2 ले लिया तो 2 माइनस 0 करोगे तो फिर जो है वो, या 0 माइनस 2 करेंगे तब एक से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आपको ऐसे नंबर यहाँ से लेने ही नहीं है। एक पहली जो कंडीशन होती है ना कि यानी x का संबंध y से तो होना ही चाहिए, तो वो तो आपको पहले से ही लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दो नंबर क्रम से कोई भी अगर ले रहे हैं, जैसे 1 और 2 ले लिया, तो 1 और 2 ले लेंगे तो यहाँ पर एक x की वैल्यू और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली देखिए 1 से कम होगी। तो इसको अगर उल्टा भी कर देंगे ना, तो 2 माइनस 1 अगर कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, क्योंकि मॉड लगा हुआ है यह हमेशा प्लस की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब कि क्रम से दो एलिमेंट ही लेने हैं आपको, नहीं तो फिर वो सम्मित होगा, रिलेशन ही नहीं होगा वो सम्मित वाला। आर अगर लेना है तो क्रम से लेने पड़ेंगे, जाइए ये संबंध को संतुष्ट कराना है इसीलिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये सम्मित भी है, तो स्वतुल्य तथा सम्मित ये वाला ऑप्शन तो आ गया है। लेकिन अगर ये तुल्यता संबंध होगा तो ट्रांजिटिव भी होगा, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि अब 3 एलिमेंट आप लोगों को छांटने होंगे। 3 कैसे छांटेंगे कि पहले दो संतुष्ट कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्रम से 3 ठो लेकर के देख लेते हैं, 1 2 3 ले लें, तो बताइए जरा 1 माइनस 2 का जो मॉड होगा वो 1 से छोटा होगा, 1 माइनस 2 का मॉड जो होगा वो 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, बराबर आएगा इसमें। और उसके बाद फिर आप लोग जो है यहाँ पर दूसरा ले लें, 2 3 1 2 3 तीन एलिमेंट ले रहे हैं, तो 1 2 2 3, तो 2 माइनस 3 जो आएगा इसका भी मॉडुलस कितने, 1 से छोटा या बराबर होगा। तो एंड यहाँ पर बीच में मतलब ये दो है, तो अब एक का मॉड अगर 3 से, भाई 1 2 3 लिया तो एक का 2 के साथ घटाया मॉड लिया तो 1 से बराबर आ रहा है, और 2 का 3 के साथ आ रहा है, तो अब 1 का 3 से भी मॉड छोटा होना चाहिए, यानी 1 माइनस 3, और ये भी 1 से अगर छोटा आता है तो ये संक्रमक हो जाएगा। ऐसा होएगा ही नहीं, डज नॉट जो है लेस आर इक्वल टू, यानी ग्रेटर आ रहा है ना, 2 आएगा तो 2 जो है 1 से कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये संक्रमक नहीं है, तो ये तुल्यता संबंध नहीं बना पाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका सही है। तो चलिए जरा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर सेक एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर सकते हो। ये जो एक्स स्क्वायर आप लोगों को दिया गया है तो एक्स स्क्वायर बराबर डी मान लेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x dx इक्वल टू डी का dt आ जाएगा, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो यहाँ से आप लोग x और dx ये dt बाई 2 में रिप्लेस हो जाएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर sec और x स्क्वायर की जगह t और sec t dt बन जाएगा। अब इसमें से sec t का जो फार्मूला होगा log sec t प्लस tan t ये आ जाएगा, और t का वैल्यू जो आप लोगों ने यहाँ पर माना है वो वैल्यू रख देंगे, तो इसका जो ऑप्शन है वो 1/2 log sec x स्क्वायर प्लस tan x स्क्वायर ये सही हो जाएगा, यानी इसका थर्ड नंबर सही। इसके बाद ये जो है अवकल समीकरण x d2 dx2 ऑफ y प्लस d dx ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर घात है, जिसको तो आप लोग कर ही लेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तीन बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक है m, -1 और दूसरा बिंदु बी दिया गया है जिसका निर्देशांक है 2, 1 और इसके बाद तीसरा जो बिंदु दिया गया है सी उसका कोऑर्डिनेट है 4, 5। तो कह रहे हैं संरेख है, तो संरेख के लिए तो वैसे डिफरेंट मेथड होते हैं। आप लोग चाहें तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल के तीसरा बिंदु संतुष्ट करा दें, या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, 0 के बराबर आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी आप लोग कई फार्मूले हैं, लेकिन हम यहाँ पर सारणिक वाला मेथड ले रहे हैं। सारणिक में क्या करना होता है, m-1 फिर 1, यानी m-1 1 2 1 फिर 1 आ जाएगा। इसके बाद 4 5 1। अब आप लोग इस सारणिक को हल कर देंगे, दो जीरो लगातार वाले ढूंढ लीजिए, इसको इससे घटा के इससे घटा करके, यानी r1 जो है r1 - r2 और r2 चेंजिंग टू r2 - r2 से निकाल लिया जाएगा। तो इसमें से क्या होगा कि जैसे ये m है तो m में से ये 2 घट जाएगा तो m-2 आ गया। उसके बाद 2 - 4 तो -2 आ जाएगा, ये 4 वैसे रहेगा। और इसके बाद जो है -1 यहाँ भी -2 आ जाएगा। तो 1 - 5 -4 और 5 ये हो जाएगा। उसके बाद 1 ये 1 में से 1 घटेगा 0 आ जाएगा, फिर ये 1 में से ये घटेगा तो 0 आ जाएगा और 1 ये वैसे रहेगा। अब ऐसे कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए बताया गया आप लोगों को कि यहाँ साइन प्लस होगा और जो भी यहाँ नंबर होगा वो बाहर, यानी +1 बाहर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही चीज़ बनी रहेगी। अब इसके बाद ये कैंसिल होकर के m-2 -2 4 ये बच जाएगा। अब आप लोग इससे -2 का चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लिया, ये m-2 वैसे रहेगा, -2 निकल जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, -2 इससे निकल जाएगा 2 बचेगा। अब इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है, m-2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2m-4 और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो -2 है और इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, बीच में माइनस आने के कारण ये प्लस हो जाएगा। तो 2m-2 इस तरह से आ जाएगा, घटेगा, -4 में से 2 घटेगा तो ये आ जाएगा। तो 2m बराबर 2 तो m बराबर आ जाएगा 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो इसमें से दूसरा नंबर आंसर है, इसमें से ये वाला आंसर सही होगा। चलिए जरा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो इसमें से सभी खंडों को आप लोगों को देना है, दो में से जितने भी पार्ट होंगे सभी को हल करना है। तो कह रहा है इसका मुख्य मान बताइए। मुख्य मान के लिए आप लोगों को बता दें कि जो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है, साइन इनवर्स x, इसका जो मुख्य मान होगा वो क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में ही लेना है। इसके बाहर अगर जाता है तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है कॉस इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो क्लोज्ड इंटरवल 0, π के बीच में मिलता है। और टेन इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में मिलता है। तो इसके अंदर ही रहना है। अब ये कॉसेक दे रहा है, शायद ना याद हो आप लोगों को, तो आपको एक फार्मूला तो पता ही होगा। वैसे कॉसेक, कॉसेक और कॉट के अगर आ जाए तो आप लोगों को चेंज करके ही सॉल्व करना है। उससे आप लोगों को होगा कि ये आसान रहेगा और ये 3 याद करने पड़ेंगे, बाकी सारे आपको नहीं याद करने पड़ेंगे। तो इसमें कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/x, ये फार्मूला आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो है a इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -2/3 है, तो इसको कॉसेक को अगर साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब माइनस का √3/2 आ जाएगा। इसमें से अब दूसरा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, साइन इनवर्स -x। ध्यान रहे, अगर साइन इनवर्स -x है तो मुख्य मान के लिए ये फार्मूला जरूर अप्लाई करते हैं। तो ये माइनस बाहर हो जाएगा और साइन इनवर्स x, इसका माइनस देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर माइनस का √3/2 था तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू √3/2 यानी ये होता है साइन 60 अंश का मतलब π/3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन π/3। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी π/3 माइनस पहले थे, तो इसका मुख्य मान ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अगर ये फलन जो है f(x = sin 10x/x), जब कह रहा है x डज नॉट = 0 हो, तब x बराबर 0 पर संतत है तो f 0 पर मान ज्ञात, मतलब फलन का मान निकालना है 0 पर, f 0 पर फलन का मान निकालना है। और आपको पता है अगर संतत होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यही है वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब f 0 है और ये 0 पर बराबर होगा। तो इसमें से हम लोग देखिए सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसके लिए आप लोगों की नोटेशन हमने बताया था कि इस नोटेशन को आप लोग याद कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट
के जो नोटेशंस होते हैं वो कैसे आप लोग जो है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नोटेशन होता है, कैसा नोटेशन होता है, लिमिट और जिस पॉइंट पर निकालना एक्स टेंडिंग टू, जैसे मान लीजिए यहाँ 0 पर निकालना तो 0 माइनस लिमिट, अगर ए पर निकालना होता तो ए माइनस होता है, तो ए माइनस एफ एक्स ऐसे। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप इसमें लिखा जाता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ, और जिस पर जैसे ए है यहाँ पर तो ए माइनस एच, तो आपको ए की जगह 0 रखना है। तो फर्स्ट स्टेप तो आप लोगों को ऐसे ही लिखना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एफ 0 माइनस एच। तो अब फंक्शन आप लोगों से कह रहा है भाई देखिए 0 माइनस फलन का वैल्यू लेना है 0 माइनस एच, अर्थात 0 में से कोई एक नंबर जो है एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है लेकिन बहुत स्मॉल होती है, तो ये तो घट जाएगा तो 0 से भी तो कम हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्स 0 नहीं रहेगा, तब आपको यही वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। कौन सा, कि ये जो एफ एक्स बराबर है साइन टेन एक्स और अपॉन पूरे के अपॉन में है एक्स, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू एक्स पर नहीं चाहिए, आपको 0 माइनस एच पर चाहिए, ध्यान रहे। तो यहाँ एक्स के स्थान पर 0 माइनस एच करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखते हैं तो जाएगा साइन टेन और एक्स के स्थान पर 0 माइनस एच ही आ रहा है, तो और उसी प्रकार नीचे भी एक्स है फंक्शन में, देखिए एक्स है तो यहाँ भी हो जाएगा 0 माइनस एच। अब यहाँ पर आप लोग जो है हम 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 से तो 0 हो जाएगा और 10 का गुणा होगा माइनस एच से तो माइनस 10h अपॉन माइनस एच। यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा ये माइनस देखिए बाहर आ जाए और ये माइनस से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है एक फार्मूला यहाँ पर होता है लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर देखिए थीटा टेंस टू 0 होता है, यहाँ भी थीटा होता है, यहाँ भी थीटा होता है, तो यहाँ हमारा है कितना 10h है, 10h नीचे भी 10h होना चाहिए और यहाँ भी 10h होना चाहिए, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा, तो ये 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना। लेकिन आपको मालूम है कि अगर h 0 की ओर टेंड कर रहा है तो 10h भी तो 0 की ओर टेंड करेगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 की जगह 10h टेंडिंग टू 0 कर सकते हैं। अब ये पूरा थीटा हो जाएगा, थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बटे थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू 10 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 10। इसी प्रकार से आप लोग राइट हैंड लिमिट का नोटेशन देख लीजिए कैसे करते हैं। राइट हैंड लिमिट अगर मान लीजिए ए पर निकालना है तो इसको लिखा जाता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस और एफ एक्स जो फंक्शन होता है, उसके बाद फिर आप लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ ए प्लस एच पर वैल्यू लेना होता है। तो यहाँ पर आप लोग वही काम करेंगे कि 0 पर निकालना है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब फिर से देखिए 0 प्लस एच आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू x जब डज नॉट इज इक्वल टू है, देखिए जरा सवाल में ये दे रहा था कि जब डज नॉट इज इक्वल टू 0 है तब आपको यही लेना है, तो इसमें से भी यही वाली वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, 0 से कुछ ग्रेटर हो गया है क्योंकि 0 प्लस एच हो गया, तो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स बराबर आपको लेनी पड़ेगी साइन 10x अपॉन एक्स। तो इसमें से फंक्शन की वैल्यू लेकिन हमको चाहिए 0 प्लस एच पर, तो आप लोग यहाँ सिंपली 0 प्लस एच रख लेंगे और जैसे यहाँ 0 प्लस एच रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 है और x की जगह आ जाएगा 0 प्लस एच और x नीचे भी है इसकी जगह भी आ जाएगा 0 प्लस एच। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैसे ही है जैसे इसके पहले किया, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया, 10 को इसके साथ सेट किया 10h आ जाएगा और 10 को बाहर कर लिया तो साइन 10h अपॉन 10h इक्वल टू ये भी आएगा 10। अब आपको पता है कि अगर कंटिन्यूअस है सतत फलन है तो ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों चीजें बराबर होती, तो हमने मान लिया लेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8x इज इक्वल टू 0, माना x बराबर 0 पर फलन का मान इज k यानी k है, तो फिर f0 बराबर k हो जाएगा। तो चूंकि ये जो है सिंस लिखा हुआ है सिंस f(x) इज इक्वल टू 0 पर एक सतत फलन है, सतत फलन होगा तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है 10 आई हुई है, राइट हैंड लिमिट भी 10 आई हुई है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8x इज इक्वल टू 0 f0 होती है, तो इस पर आप लोगों को जो है f0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, जो आपने k माना था इसकी वैल्यू ये 10 आ जाएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अवकल समीकरण जो cos x ddx ऑफ y प्लस y sin x इज इक्वल टू 1 का समाकल गुणक है, तो cos x इसका समाकल गुणक का मतलब होता है इंटीग्रल फैक्टर,
समाकलन गुणक माने होता है इंटीग्रल फैक्टर, शॉर्टकट में इसको आप लोग लिखते हैं IF। तो इसमें से हम लोग लिखेंगे जो डिफरेंशियल अवकल समीकरण दिया गया cos x ddx ऑफ y यानी dy बाई dx और प्लस y sin x इज इक्वल टू 1। आपको बता दें कि इससे कंपेयरिंग कराना होता है और ये रैखिक वाला है, तो यहाँ ddx ऑफ y के गुणांक में 1 होना चाहिए, जो भी होता है उससे हम लोग भाग देते हैं, ध्यान रखें py बराबर q, इस टाइप का बनेगा ये। तो सबसे पहले cos x से भाग दे दिया जाएगा, तो जब यहाँ पर cos x से भाग होगा तो कैंसिल हो जाएगा, केवल यही बचेगा ddx ऑफ y और प्लस यहाँ पर y है और sin x अपॉन में आ जाएगा cos x इंटू वाई और 1 अपॉन cos x। तो इसमें से थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं आगे, sin x बटे cos x, देखिए वैसे का वैसे है, इसमें sin x अपॉन cos x हो जाएगा tan x इंटू वाई, 1 अपॉन cos x बनेगा sec x। तो यहाँ से आप लोगों को जो है कंपेयरिंग करना है, तुलना करना है, किसी समीकरण इसको हमने एक माना है, इसकी तुलना, इसका जो जनरल रूप होता है रैखिक वाले अवकल समीकरण का होता है dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर q। तो यहाँ से जो p है, p का वैल्यू हो जाएगा tan x ये है, और यहाँ से जो q है, q का वैल्यू sec x हो जाएगा। आपको केवल IF निकालना है, इंटीग्रल फैक्टर। तो IF इज इक्वल टू, फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये होता है। अब p का मान आपके पास है tan x, यहाँ रख दिया जाएगा tan x dx। tan x का जो फार्मूला होता है क्या होता है, log sec x ये होता है। तो e की पावर log sec x, तो यहाँ पर e की पावर log x वही बेस में हो तो इसकी वैल्यू x होती है, मतलब यहाँ भी बेस में e है, e की पावर log बेस e है और sec x है, तो यहाँ पर हो जाएगा sec x। तो इसका जो IF है वो आ जाएगा sec x। तो ये जो भी ऑप्शन में हो सही है। इसके बाद फिर आप लोगों से बोल रहा है कि असमीका जो ये दे रहा है 3x माइनस 5 और लेस आर इक्वल टू 5x माइनस 3, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, इसको हल कीजिए। तो ये असमीका है, वैसे देखा जाए तो 11th में आप लोगों ने इसको पढ़ा है और आज यहाँ पर आप लोगों को दे रहा है, कोई बात नहीं है। तो इसमें से हमने असमीका को लिखा 3x माइनस 5 लेस आर इक्वल टू 5x माइनस 3। आपको पता है कि पक्षांतर करते हैं, जब ट्रांसपोजिशन करते हैं जब कोई चिन्ह नहीं चेंज होते हैं, तो 3x और ये 5x इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस का 5x आएगा और माइनस का 3 और ये माइनस का 5 उधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। इस समय ये इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे रहेगा। अब इसको घटाएंगे, देखिए 3x में से 5x तो माइनस 2x आया और माइनस 3 प्लस 5 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ माइनस 2 से डिवाइड करेंगे जब, तब ये जो है चेंज हो जाएगी। इसमें से अगर आप लोग जैसे देखते हो इसकी इनइक्वालिटी अगर इधर को लगी हुई है तो ये माइनस 2 जैसे ही अपॉन में आएगा तो इसको चेंज हो जाएगी, अर्थात इधर को हो जाएगी, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। अर्थात ये जो -1 आप लोगों को दिया गया है, इससे आगे की सारी वैल्यू ले लेगा, मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से इन्फिनिटी। हमें लगता है आंसर में इसका जो है -1 से इन्फिनिटी ओपन आ रहा है, तो यहाँ क्लोज होगा, यही इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि ए तथा बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए अपॉन बी बराबर पी बी अपॉन ए, और जो कि दोनों डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, तब निम्न में से सही घटनाओं के बारे में चयन करना है। तो आप जानते हो कि पी ए बटे बी बराबर होता है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसे आप पी बी अपॉन ए दे रहा है तो इसके लिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और चूंकि ये दोनों आपस में कैसी है, बराबर है, पी ए अपॉन बी बराबर है पी बी अपॉन ए, तो इन दोनों को भी आप राइट वालों को बराबर करेंगे, और ये प्रोबेबिलिटी एक नंबर होती है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा पी ए बराबर पी बी। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर बी दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पी हटा दो तो ए बराबर बी हो जाएगा। घटनाएं अलग अलग, उनकी प्रायिकताएं बराबर हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनकी जो है मतलब ये भी बराबर होंगे और सेट भी बराबर होंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। इसकी प्रायिकता अगर 1/2 है तो इसकी प्रायिकता 2/4, इसे कुछ करके निकल के आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, पी ए बराबर क्या होगा, पी बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। एफ एक्स बराबर दे रहा है, यदि एफ एक्स बराबर लॉग ई की पावर एक्स और जी एक्स बराबर है लॉग ई की पावर एक्स, तो यहाँ पर आप जानते हो कि एफ एक्स को हम लोगों ने ऐसे लिखा और जी एक्स बराबर लॉग ई की पावर एक्स है, तो इसमें फार्मूला अप्लाई किया लॉग एम की पावर एन, तो पहले आ जाएगा, और लॉग ई बेस ई का वैल्यू होता है 1, तो केवल एक्स आ जाएगा। अब आपको एफ ओ जी निकालना है, अर्थात कंपोजिशन फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी एक्स ये हो जाएगा, और जी एक्स का यहाँ वैल्यू रख देंगे, जी एक्स कितना है, एक्स ही तो है, जी एक्स यहाँ पूरा जी एक्स की वैल्यू निकली है एक्स, यहाँ रख दिया जाएगा।
तो एफ एक्स वही आ जाएगा ई की पावर एक्स लौट करके। अब इसके बाद जी ओ एफ निकालना है तो जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे हम लोग ये। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको जी ऑफ एफ एक्स की जगह कितना है, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स है, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा जी ई की पावर एक्स। अब जी एक्स है तो एक्स के स्थान पर इसमें ई की पावर एक्स रखेंगे, तो यहाँ भी ई की पावर एक्स आ जाएगा। ये इसका जवाब होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अवकलन का है। कह रहा है कि अगर y बराबर x माइनस वन लॉग x माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन, तो सिद्ध कीजिए कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लॉग x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उस चीज़ को आप लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है ये y बराबर x माइनस वन लॉग एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन। इसका आप लोग जो है अवकलन कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए पहले y का होगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पर ध्यान रहे ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकेंड है। तो पहले होता है फर्स्ट इज इट इज, तो ये हो जाएगा इनटू सेकेंड का अवकलन, तो लॉग x माइनस वन का अवकलन करेंगे तो ये x के अकॉर्डिंग ही होगा तो वन अपॉन एक्स माइनस वन आ जाएगा, इनटू इसका x माइनस वन का फिर से होगा तो वन आ जाएगा। इसके बाद माइनस फर्स्ट इज सेकेंड का अवकलन प्लस, यहाँ पर प्लस होगा बेटा, प्लस सेकेंड स्टेज फर्स्ट का अवकलन, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेज हो जाएगा ये, और फर्स्ट का अवकलन x माइनस वन का ये कर देंगे, माइनस इसमें भी होगा फर्स्ट स्टेज सेकेंड का अवकलन, तो फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकेंड का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा वन लॉग एक्स प्लस वन का होगा तो वन अपॉन एक्स प्लस वन, और प्लस सेकेंड स्टेज फर्स्ट का अवकलन ये आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x माइनस वन से x माइनस वन ये कट जाएगा, और यहाँ x प्लस वन से ये x प्लस वन कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ बचेगा वन प्लस ये बचेगा, और फिर इसके बाद बीच में माइनस होगा और यहाँ प्लस का ही होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। तो इसमें से अब आप देखते हैं कि यहाँ वन से वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा लॉग एक्स, इसको हटा ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जरा कितना आने वाला है, लॉग एक्स माइनस वन, और यहाँ पर जो चल रहा था वो माइनस है, और लॉग एक्स प्लस वन, तो यहाँ लॉग एक्स, ये उल्टा है, ये चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ध्यान देंगे। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि लॉग m माइनस लॉग n का जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, लॉग m बटे लॉग n, तो अर्थात इसको लिखा जा सकता है लॉग x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु, यहाँ पर आप लोग एक गलती कर सकते हैं, ये बिंदु दिए गए हैं, देखो ये बिंदु है, मतलब इनका जैसे ये बिंदु है ए, तो इसका ये स्थिति सदिश होगा, अर्थात ओ ए दिया गया है टू आई कैप, उसके बाद दूसरा है माइनस का आई माइनस फोर जे कैप, तो ये बी का दिया गया है, ओ बी जो ये आप लोग देख रहे हो तो ये ओ बी दिया गया है, ये सदिश नहीं दिए गए, भुजाओं के सदिश नहीं है, ये बिंदुओं के स्थिति सदिश है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी बिंदु देगा तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि स्थिति सदिश दे रहा है, ओ ए ओ बी और ओ सी दे रहा है, तो ओ सी इज इक्वल टू आपके पास है आई प्लस फोर जी का, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, मतलब ये जो त्रिभुज बनेगा ए बी सी एक समद्विबाहु है। तो सबसे पहले जब ये बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रहा है तब आप लोग भुजाओं के सदिश निकालें, अर्थात पहले निकालेंगे ए बी, तो ए बी वैसे निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी का वैल्यू आपके पास है आई माइनस फोर जे, माइनस आई माइनस फोर जे है ये, और उसके बाद जो है ए बी हो गया, और इसके बाद ओ बी और ओ ए का मान है माइनस टू आई, तो जो भी निकले यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हमें लगता है कि माइनस का जो है जितना निकल के आएगा आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जो है आप लोग क्या निकालेंगे, ओ ए बी के बाद निकालेंगे बी सी और सी ए, तीनों निकालेंगे। तो जब आपके पास ए बी आ जाए वेक्टर ए बी तो उसका मॉड निकाल लेंगे, वेक्टर जब बी सी निकल आएगा तो उसका भी मॉड निकाल लिया जाएगा, और वेक्टर ए सी निकल आएगा तो उसका भी मॉड निकाल लिया जाएगा। अब ये क्या होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज अगर होंगे तो कोई ना कोई दो बराबर हो जाएंगे आपस में, तब ये निकल के वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही था कि जब बिंदुओं के स्थिति सदिश देता है तब आप लोग जो है भुजाओं के सदिश न रख दीजिएगा धोखे से। जब भी इसका सवाल आता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रहा है या भुजाओं के सदिश दे रहा है, यही इंपॉर्टेंट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। हाँ ये अच्छा सवाल है, कह रहे हैं कि ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार तथा बी उसे 4 प्रयास में से 3 बार और सी उसे 3 प्रयास में से 2 बार भेज सकता है,
तो लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता बताओ। तो मतलब वही है, निशाना लगा रहे हैं किसी लक्ष्य पर, मान लीजिए जैसे एक गोल है ए और इस पर निशाना लगा रहे हैं, तो जब ए 5 बार इसमें प्रयास करता है तो उसका जो है 4 बार निशाना उसका लग जाता है। तो वही है 5 में से 4, मतलब ए का निशाना लगने की जो प्रायिकता हो जाएगी पी ए बराबर 4/5, क्योंकि कुल परिस्थितियां 5 हैं और 4 बार सफल होता है, तो निशाना लगाने की प्रायिकता ये हो गई। तो ए का निशाना ना लगने की प्रायिकता पी ए डैश लिख रहे हैं इसको, तो हो जाएगा 1 - 4/5 बराबर हो जाएगा 1/5, उनमें से घटा के। बी कितने बार में से कह रहे हैं 4 प्रयास में से 3 बार सफल होता है, तो बी का निशाना लगने की प्रायिकता हो जाएगी पी बराबर 3/4, और बी का निशाना ना लगने की प्रायिकता 1 में से पी बी डैश 1 में से घटा करके निकाल लिया जाएगा, तो 1/4 है। सी का निशाना लगने की प्रायिकता हो जाएगी पी सी बराबर, ये 2 में से 2 बार लगा देते हैं 2/3, और ना लगने की प्रायिकता हो जाएगी पी सी डैश बराबर ये। तो अभी तक तो हम लोगों ने निकाला कि निशाना लगने और ना लगने की प्रायिकताएं निकाल ली। अब देखिए जरा जो सवाल बोल रहा है इसको ध्यान से समझेंगे। कह रहा है लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब लक्ष्य भेदन मतलब इसमें थोड़ा सा जो है कुछ और भी बताना चाहिए उसको, कि तीनों अगर एक साथ मतलब लेके, अब जो ईटा पत्थर जिससे भी मारना चाहे, तीर कमान जो भी हो, तो उससे अगर वो एक बार मारना उनको, तो ये लक्ष्य भेद जाए, मतलब लक्ष्य भेद जाए। कैसे कैसे लक्ष्य भेद सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा जो है। लक्ष्य अगर मान लीजिए जैसे उनका ये है और तीनों ने यहाँ से हमारा निशाना लगाया, तो ये लक्ष्य भेद जाए, तो कैसे कैसे भेज सकता है भाई, जब ए अगर निशाना लगाता तो ए का भी लग जाए, बी का भी लग जाए और सी का भी लग जाए, तो लक्ष्य भेद जाएगा। ए का लग जाए, बी का लग जाए, सी का ना लगे, तब भी तो लक्ष्य भेदा गया है ना। उसके बाद ए का लग जाए निशाना, बी का ना लगे और सी का लग जाए, लक्ष्य भेदा। इसके बाद ए का ना लगे, बी का लग जाए और सी का लग जाए, तो भी लक्ष्य भेद गया। ए और बी दोनों का ना लगे और सी का लग जाए, तो लक्ष्य तो भेदन हुआ ना। इसके बाद ए ना लगा पाए निशाना, बी लगा दे, सी ना लगा पाए, तब भी तो लक्ष्य भेद गया। इसके बाद जो है ए लगा दे निशाना, बी ना लगा पाए और सी ना लगा पाए, तब भी लक्ष्य भेद गया। तो एक ही केवल यहाँ पर ऐसा है ए लगा पाए निशाना, ना बी ना सी, तभी नहीं लक्ष्य भेदेगा। तो मतलब यहाँ पर इतनी सारी ये जो चीजें आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ये है कम से कम एक का निशाना लगने का जो घटना है वो हो गई, और ये है किसी का ना लगने की घटना। तो इस सवाल में पता है 2 प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मतलब लक्ष्य भेदने की अगर प्रायिकता निकालना है, तो कम से कम एक तो इस लक्ष्य में निशाना मारी थी, कम से कम एक। तो मतलब ये 3 ऐसे मार सकते हैं, ए का निशाना लग जाए, बी का लग जाए, सी का लग जाए, या फिर देखिए जरा, ए का लगेगा और एंड बी का लगेगा और सी का लगेगा, तो देखो ए का लगा और बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और सी का लगेगा, या फिर यहाँ पर जो है ए का निशाना लग जाए अर्थात बी ए, बी का निशाना लग जाए अर्थात और फिर बी का भी लग गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फिर सी का ना लगे अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, या फिर क्या होगा, ए का निशाना लग जाए पी ए, बी का निशाना ना लगे पी बी डैश, और फिर सी का निशाना लग जाए पी सी। इस प्रकार से आप लोग करते रहे, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये हो गया। इसके बाद फिर ये वाला, यानी ए का निशाना ना लगे, या फिर है ना, या फिर ए का निशाना ना लगे पी ए डैश, और फिर बी का भी नहीं लगेगा, बी का लगेगा तो हो जाएगा पी बी, और सी का भी निशाना लग जाए पी सी, या फिर इसके बाद फिर यही मतलब यही, इसका भी ना लगे इसका भी ना लगे, ऐसे आप लोग पूरा लिख देंगे, और उसके बाद वैल्यू रख करके पूरे में वैल्यू सॉल्व करेंगे। एक तो मेथड ये हो गया, ये बहुत लेंथी मेथड है, इसका कैलकुलेशन भी काफ़ी लेंथी आएगा, आंसर इससे भी आएगा, करके देखिएगा, 101% गारंटी है। अब इसके बाद जो है करते क्या है, देखो हमने बताया था एक बार आप लोगों को कि कम से कम एक और बिल्कुल नहीं, यही चीज़ है। यहाँ पर है इतने में है, ये कम से कम एक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कम से कम एक है, और ये बिल्कुल नहीं है। पूरे प्रतिदर्श समष्टि को 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट में डिवाइड करती है, अर्थात 2 सह अपवर्ती, मतलब अगर ये घटेगी तो फिर ये वाली नहीं घटेगी, और अगर ये घटेगी तो ये नहीं घटेगी, ये दोनों ये हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये वाली घटना हो जाएगी कम से कम एक, और ये हो जाएगी बिल्कुल नहीं। तो आप लोग ऐसा करिए, ये निकालना बहुत आसान है। कम से कम एक अगर निकालना है, कम से कम एक का निशाना लगने की प्रायिकता निकालना है, तो आप निकालिए किसी का भी निशाना ना लगे,
ऐसा प्रायिकता आप लोग निकालते हो, ना ए का लगे ना बी का लगे और ना ही सी का लगे। तो देखिए इसमें से ना ए का लग रहा है पी ए डैश और फिर मतलब इंटू आ गया, ना ही बी का लग रहा है और ना ही सी का लग रहा है। तो इसमें से ये निकाला था ऊपर, आपको याद होगा पी ए डैश पी बी डैश पी सी डैश, आप देख लीजिए पी ए डैश 1/5 है, पी बी डैश 1/4 है और पी सी डैश 1/3 है। तो इसमें से आप लोग जो है यहाँ पर वही वैल्यू रख देंगे 1/5 1/4। तो ये क्या है किसी का भी नहीं लगा, लेकिन अगर इसको 1 में से घटा देंगे तो कम से कम एक मतलब ये चीज़ है और ये पूरा सैंपल स्पेस बनाएगी। तो इसमें से अगर 1 में से घटा दिया जाए तो ऊपर वाला आ जाएगा, मतलब कम से कम एक का निशाना लगने की प्रयास। तो 1 - 1/60, इसको घटाएंगे 59/60। इस प्रकार से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, और ये कह रहा है रोले की प्रमेय। तो ये तो वैसे इस बार के लिए नहीं है, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं देखना तो हमारे वीडियो जिसके पहले से पड़े हुए हैं तो आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं, लेकिन कथन हम इसका समझा देंगे। रोले के प्रमेय का ये कथन होता है कि अगर कोई फंक्शन है जो कि इस इंटरवल से a, b से r पर परिभाषित है, और कैसा है कि ये जो बंद अंतराल a, b पर संतत है, मतलब अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, एक अंतराल है a, b, तो इस अंतराल पर वो फलन कंटीन्यूअस होगा, मतलब इस प्रकार से कहीं भी ब्रेक नहीं होगी। और उसके बाद कह रहा है कि खुले अंतराल a, b पर अवकलनीय है। अवकलनीय का मतलब होता है कि इसके हर एक पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और उसके बाद एफ ए बराबर एफ बी, मतलब ए पर अगर फलन की वैल्यू निकाल रहे हो बी पर निकाल रहे हो तो दोनों बराबर आनी चाहिए। तब अगर 3 शर्तों का पालन करता है तब ये इस अंतराल a, b पर कम से कम एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व होता है जहाँ एफ डैश सी बराबर 0। आपको पता है कि एफ डैश एक्स को ही आप डी डी एक्स ऑफ वाई कहते हो, और इसका मतलब ये होता है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है और इसकी वैल्यू 0 आएगा एक x = c पर, मतलब वहाँ पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक पॉइंट ESC निकालना होता है। तो बाकी हमने इसको जो है जो फंक्शन दिया गया है, तो ये देखिए पहले दोनों शर्तों को पालन कर रहा है, ये संतत भी होता है क्योंकि अगर आप लोग y बराबर करके अगर लिखेंगे y बराबर √4 - x² है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया, वैसे वृत्त है, देखिए स्क्वायर करिए दोनों को हो जाएगा 4 - x², तो सर्किल है यानी x² + y² = 4 वृत्त है ना ये, लेकिन वृत्त का केवल पॉजिटिव वाला पोर्शन लिया गया है, अर्थात इसमें अगर देखा जाए जो सर्किल है केवल ये वाला पोर्शन लिया जा रहा है इतना। तो ये संतत भी होता है, कहीं ब्रेक नहीं होता है, और हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा अर्थात अवकलनीय भी होता है इस अंतराल पर। अब एफ ए बराबर एफ बी, आप देख लीजिए कैसे चेक किया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। ये दिया गया फलन है जिसे निकाला गया है, बंद अंतराल में संतत है, खुले अंतराल में अवकलनीय है, और ये एफ ए मतलब पहले -2 पर और 2 पर वैल्यू निकाली गई है 0 आई है, तो यही है। तो इसको हम आप लोगों को पूरा नहीं बताते, फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से कह रहा है कि उस सदिश का ज्ञात कीजिए जिसके 3 सदिशों इतने और इतने तथा इतने के साथ अदिश गुणनफल, मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है घुमा दिया गया है, बाकी और कुछ नहीं। उस सदिश को ज्ञात करिए, तो मान लेंगे हम लोग वो सदिश है हमारे पास आर है, तो उस सदिश को ज्ञात जिसके 3 सदिश 3i कैप - 5k कैप, ये पहला दिया है, और उसके बाद दूसरा 2i कैप + 7j कैप इस प्रकार से, और i कैप + j कैप + k पर 3 है। तो कह रहा है जो एक चौथा जो सदिश होगा r जिसको माना गया है उसका गुणनफल अदिश गुणनफल, मतलब r का a के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ये दे रहे हैं -1, r का b के साथ डॉट प्रोडक्ट 6 होगा, और r का c के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 5 होगा, ये आपको बोलना है। तो हमने ABC मान लिया, और मान लिया कि एक सदिश जो है ये r है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं xi कैप + yj कैप + zk कैप, तथा जिनका जो ये दिए गए सदिश हैं, सदिश मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी, ये जो 3 आप लोगों के पास है, तो इनसे जो है क्रमशः गुणनफल इतना है। मतलब r का अगर a से डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो -1 आता है, r का अगर इस b से डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो -6 आता है, और r का अगर c के साथ कराते हैं तो 5 आता है डॉट प्रोडक्ट। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सबका यही जो है जो इक्वेशन आ रहे हैं यहाँ पर r डॉट ए करेंगे पहले तो -1 आता है। तो देखिए r की वैल्यू तो आपको पता है xi कैप + yj कैप + zk कैप डॉट, और a का जो वेक्टर है वो 3i कैप - 5j कैप। देखिए i कैप का i कैप के साथ रहेगा 3x बनेगा, और y का इसमें तो है नहीं, y का 0 हो जाएगा,
और 5 और जेड -5z बराबर -1 ये आ जाएगा। इसके बाद फिर जो है दूसरा वाला है आर डॉट बी, तो आर की तो यही है वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और डॉट 2i कैप प्लस 7j कैप, ये उसका था बी जो आप लोगों को दिया गया है। और ये आ जाए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो 2x ये आ जाएगा और उसके बाद 7y बराबर 6 आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आर डॉट सी, अगर करते हैं तो आर डॉट सी तो आर ये है और सी का वैल्यू आप लोगों को दिया गया था, तीसरी गुणांक 1 है, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 है। अब आप लोगों को बता दें कि इसको सॉल्व करना है। अब 3 इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, तो यहाँ मैट्रिक्स न लगाने लगना, नहीं तो लंबा हो जाएगा। इसमें से कोई ऐसा तरीका अप्लाई करेंगे जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ से आप लोग देखिए ऐसे करते हैं कि समीकरण 3 में से कराते हैं 5 का गुणा, 3 का ये है, ये इक्वेशन 3 है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से कराते हैं 5 का गुणा और उसके बाद समीकरण 1 जो है उसको जोड़ देते हो ये वाला। तो 3 में 5 से गुणा कराएंगे तो 5x प्लस 5y प्लस 5z यहाँ पर आ जाएगा ये, और जोड़ दिया जाएगा पहला वाला 3x माइनस 5z, यहाँ से 5z प्लस का है माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 3x और ये 5x ये कितना हो जाएगा 8x आ जाएगा, और प्लस 5y बराबर यहाँ 25 में से 1 घटेगा क्योंकि 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 25 माइनस 1 ये आ जाएगा, जोड़ेगा तो -1 है, तो ये आ जाएगा 24। अब एक समीकरण आपके पास ये हो, ये चौथा समीकरण। अब समीकरण 4 में से समीकरण 2 का जो है इंटू करके 4 से घटा दिया, यानी जो ये बचा था समीकरण 4 आपके पास ये है, तो इसमें 8x आ रहा है, इसको काटने के चक्कर में हमने मल्टीप्लाई कराया 4 से, इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा 8x प्लस 5y ये लिखा हुआ है, और घटाया जाएगा तो माइनस, और इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का 4 से, तो 4 दूनी 8x प्लस 4 7 28y दिया जाएगा, यहाँ से 8x कट जाएगा और यहाँ 24 माइनस 24 आएगा, तो ये कट के 0 आ जाएगा, बाकी जो ये बचा तो y का देखिए मान निकल आए। अब y का मान निकल आए तो y का मान कुछ ऐसी जगह रखते जहाँ से x से सरल हो जाए, तो समीकरण 4 में रख दो, ये है आपके पास समीकरण 4, अर्थात 8x प्लस 5 इंटू 0 अर्थात 8x बराबर 24, तो x बराबर आ जाएगा 3, और उसके बाद फिर आप लोगों को जो है z इज इक्वल टू आ जाएगा कितना भाई x का, और y का वैल्यू निकल चुका है, तो x और y का वैल्यू यहाँ पर रख दें, x का वैल्यू रख देंगे कितना है 3 और y का वैल्यू है 0 प्लस z इज इक्वल टू है 5, तो z का वैल्यू आ जाएगा 2। अब आप लोगों को जो वेक्टर आप लोगों ने माना था r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर माना था, तो यहाँ वैल्यू रख दिया जाएगा, x का वैल्यू है 3 तो 3i कैप, y का 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, और इसके बाद प्लस जेड के ये जाएगा 2k कैप, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही वेक्टर है जिनके साथ डॉट प्रोडक्ट ही होगा। चलिए जरा नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक सेट पर और आ चुका है, कह रहा है कि सदिश ये दिया गया 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, ये जो सदिश है इसका इस सदिश पर प्रक्षेप निकालना है, तो हमने इसको a मान लिया, तो वेक्टर a बराबर 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, और इसको हमने डायग्राम में दिखाया है, तो यहाँ पर ये OA वेक्टर मान लिया, ठीक है ना, OA वेक्टर इसी को, और इसके बाद जो है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप है, इसको आपने मान लिया है OB वेक्टर है, ठीक है ना, ये OB वेक्टर। तो अब देखिए जरा ए, यानी इसका यही वाले इसका इस पर प्रक्षेप निकालना था, मतलब हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना है, तो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी पर प्रक्षेप, प्रक्षेप का मतलब होता है कि इस पर जब आप लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये OM आया है, तो ये OM प्रक्षेप होगा किसका, OA का AB पर, ये जो प्रक्षेप होगा ये OM होगा, और OM एक रेखाखंड है जिसमें से ये मॉड ऑफ OA अर्थात इसकी लंबाई मॉड ऑफ OA और इसके बाद कॉस लग के आता है, अगर एंगल इसका थीटा है दोनों के बीच का, तो मॉड ऑफ OA कॉस थीटा ये हो जाता है। OA को मॉड में अगर देखा जाए तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, क्योंकि OA का मॉड मतलब यही वेक्टर ए का मॉड, और ये कॉस थीटा। अब आपको बता दें कि हम मॉड ऑफ वेक्टर बी और मॉड ऑफ वेक्टर बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तब तो आपको फार्मूला प्राप्त होता है, ये बेटा OM है, OM ध्यान रखिएगा, जिसका प्रक्षेप जो OM आता है, देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा बटे ये बन जाएगा, वेक्टर बी ऐसे बन जाएगा, और ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये ए डॉट बी होता है, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, जो मॉड है यहाँ पर मॉड ऑफ बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया गया, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो आप लोगों को हमेशा ये याद रखना, प्रक्षेप का क्वेश्चन आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट यूज करिएगा, ना कि फार्मूला लर्न करिएगा।
कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसमें ध्यान रखिए। तो ए डॉट बी आप लोगों को निकालना है, तो ए डॉट बी, तो ए ये है आपके पास 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप डॉट, और बी है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3 के कैप ये। तो इनका आप लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 2 का मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा 14, और 1 है 6 आ जाएगा माइनस का 12, तो 14 26 में से 12 ये 8 आ जाएगा। अब आपको जो फार्मूला के लिए क्या चाहिए भाई, आप लोगों को तो ये मिला है ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो निकाल लिया अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का मॉड, तो वेक्टर बी आपके पास यही है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3 के कैप, हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अर्थात 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 9, ये जाएगा 49, ये 7 आ जाएगा। बस यहाँ पर जैसे ही आप लोग फार्मूला में वैल्यू रखेंगे 8/7, इसका मतलब 6 बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं जरा क्या है। कह रहा है कि दिया है कि ए और बी, ए तथा बी ऐसी घटनाएं हैं कि जब पी ए बराबर है 1/2, हमने यहाँ लिखा, पी ए यूनियन बी बराबर है 3/5, हमने यहाँ लिखा, और पी बी बराबर है पी, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब कह रहा है कि मान ज्ञात करो परस्पर अपवर्जी है। अपवर्जी का मतलब होता है कि अगर दो घटनाएं इस प्रकार से हैं कि अगर एक घटना घट रही है तो फिर दूसरी कभी ना घटे, और दूसरी अगर घट रही है तो पहली वाली ना घटे। मतलब अगर ये ए बी है, अपवर्जी तभी होंगी जब इनका इंटरसेक्शन होगा 5। अर्थात पहले केस के आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों घटनाएं अगर अपवर्जी हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होगा 5, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 मतलब इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। भाई अगर एम्प्टी सेट होता है इसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है, जिसमें कोई अवयव नहीं होते हैं, ये 0 हो गया। अब ये फार्मूला आप लोग जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर सब वैल्यू कंप्लीट रख दिया जाएगा जो भी होगा। तो ए यूनियन बी का वैल्यू आपको 3/5 दे रहा था, उसके बाद पी ए का वैल्यू है 1/2, और प्लस पी बी का वैल्यू है पी और माइनस 0। तो इसमें से पी का मान निकालना है, तो ये 3/5 माइनस 1/2 आएगा, और जब इसका एलसीएम लेंगे 10 तो ये जाएगा 6, 3 दूनी 6 माइनस 5, अर्थात 1/10 इसका आंसर होगा। पहले केस का हो गया। दूसरे केस में होता है जब दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं। याद रखिएगा कि अगर दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है। तो फार्मूला लेकिन इसमें वही यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन इसमें से ध्यान रहे ए इंटरसेक्शन बी की जगह हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, वैल्यू रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 बराबर पी ए की वैल्यू 1/2 प्लस पी बी की है पी, और इसकी जगह हो जाएगा 1/2। इसको फिर पक्षांतर करें 3/5 माइनस का इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास p है और माइनस 1/2 p अर्थात p/2। तो यहाँ एलसीएम होगा 10 का, तो 6 माइनस 5 ये आ जाएगा, और इसके बाद 2p माइनस, यहाँ एलसीएम होगा 2 का, तो 2p माइनस p/2 यहाँ आ जाएगा, तो 1/10 बराबर p/2 कैंसिल कर दिया जाएगा, तो p बराबर 1/5। आंसर में 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रायिकता का मान हमेशा आप लोग जानते हैं कि 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आप लोगों को 1 और 2 मार्क्स के कंप्लीट क्वेश्चन बताए गए हैं। 1 एंड 2 मार्क्स के ये काफ़ी क्वेश्चन अच्छे हैं, और ये सेट कुछ अच्छा ही सेट है, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए।